दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है एग्जाम टाइम सीरीज, जिसमें हम राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के सभी टॉपिक्स को रिवीजन के रूप में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीएससी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जाम टाइम सीरीज का दूसरा वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे राज्य की उत्पत्ति के सभी सिद्धांतों को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और पढ़ते हैं राज्य की उत्पत्ति के सभी सिद्धांतों के बारे में रिवीजन नोट्स को। तो साथियों ये सीरीज आप सभी लोगों की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिसमें एक वीडियो में एक टॉपिक को कंप्लीट रिवीजन के रूप में कवर करेंगे और उसी क्रम में आज देखते हैं वीडियो नंबर 2 और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत हैं जैसे दैवीय सिद्धांत, संविदा सिद्धांत या जिसे सामाजिक समझौता सिद्धांत भी कहते हैं, विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। अब पढ़ते हैं राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में। तो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित कुछ मुख्य सिद्धांत इस प्रकार से हैं। पहला है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन कहा जाता है। दूसरा है शक्ति या बल का सिद्धांत, जिसे फोर्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है पैतृक सिद्धांत और चौथा है मात्रक सिद्धांत। और अगला है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है विकासवादी सिद्धांत और उसके बाद आता है मार्क्सवादी सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। तो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। यह सिद्धांत राज्य को ईश्वर द्वारा स्थापित मानता है, अर्थात राज्य मानवीय नहीं बल्कि दैवीय संस्था है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर राज्य में या तो स्वयं शासन करता है अथवा शासक ईश्वर की ओर से तथा ईश्वर के नाम पर शासन करता है। अतः शासक अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में शासक जो होता है अर्थात राजा होता है, वो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। इसमें ईश्वर का अंश पाया जाता है, अतः उसकी आज्ञाओं का पालन करना सभी का कर्तव्य है। गेटल महोदय लिखते हैं कि मानव इतिहास के एक दीर्घ काल तक राज्य ईश्वरकृत या दैवीय समझा जाता था और सरकार का स्वरूप धार्मिक था। राज्य का स्वरूप इस धारणा पर भी आधारित था और समस्त राजनीतिक सत्ता कतिपय अदृश्य शक्तियों से संबंध थी और प्रारंभिक शासक पुरोहित और जादूगर के संयोग थे। शासक पुरोहित राजा यानी प्रीस्ट किंग्स थे। अब इस सिद्धांत के विकास के बारे में बात करते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय सिद्धांत के विकास के बारे में स्पष्ट किया गया है कि प्राचीन काल में धर्म और राजनीति में निकटता थी। इसी कारण विश्व में प्रचलित विभिन्न धर्म, हिंदू, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम तथा अन्य सभी धर्मों के ग्रंथों में भी राजनीतिक सत्ता का मूल देवी वरदान माना गया है। आदिकाल में हिंदू धर्म ग्रंथों में इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया। मनुस्मृति, गीता, मत्स्य पुराण, महाभारत यानी कौन कौन से प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जिनमें राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो मनुस्मृति, गीता, मत्स्य पुराण, महाभारत आदि अनेक ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिनमें इसका उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में राज्य को संसार की रक्षा के लिए ईश्वर द्वारा श्रेष्ठ बताया गया है। मनु के अनुसार ईश्वर ने इंद्र, अग्नि, सूर्य, यम, वरुण, चंद्र, वायु तथा कुबेर से अंश लेकर राजा की सृष्टि की है। वहीं गीता के अध्याय 10 के श्लोक 27 में श्री कृष्ण यह उल्लेख करते हैं कि मनुष्यों में मैं राजा हूँ। मत्स्य पुराण में यह कहा गया है कि समस्त जीवों की रक्षा के लिए और न्याययुक्त नीति के प्रणयन के लिए देवताओं के अंश लेकर स्वयंभू ने राजा की सृष्टि की। महाभारत में भी कहा गया है कि प्रारंभ में शासक और शासित नहीं थे, लोग धर्म के अनुकूल कार्य करते हुए पारस्परिक रक्षा करते थे। पाप की उत्पत्ति व्यक्तिगत संपत्ति के उदय और उससे उत्पन्न झगड़ों के कारण देवताओं को शांति और रक्षा की आवश्यकता महसूस हुई और वह ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने व्यवस्था, सुरक्षा और शासन के लिए
शासक की नियुक्ति की प्रार्थना की। इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा ने मनु को शासक नियुक्त किया, अतः ईश्वर ने ही राजा को अपना प्रतिनिधि बनाकर पृथ्वी पर शासन करने के लिए भेजा। वहीं प्राचीन भारतीय विचारक कौटिल्य ने भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में शासक को इंद्र तथा यम के समान माना और राजा के अपमान को निषेध किया है। किंतु प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने राजा की निरंकुशता को अस्वीकार करते हुए धर्म अधीन माना है। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में दैवीय सिद्धांत का वर्णन मिलता है और इसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत ईश्वर है। ईश्वर ही राजा को उत्पन्न करता है, उनके कार्यों का निरीक्षण करता है और दुराचारी शासक को दंड देता है। वह अपने कृत्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी न होकर ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। वहीं ईसाइयों की पवित्र पुस्तक बाइबल में भी दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है और मध्य युग में भी राज्य के दैवीय सिद्धांत तथा राजा के दैवीय अधिकारों की बात कही गई है। इंग्लैंड के स्टुअर्ट वंश के शासक जेम्स प्रथम इसका विशेष समर्थक था। उसने संसद की इस मांग का विरोध किया कि राजा को संसद के नियंत्रण में होना चाहिए। उसने अपने दृष्टिकोण को अपनी दो रचनाओं बैसिलकॉन डोरोन 1599 तथा ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्चीज में इसका उल्लेख किया है। फ्रांसिस बेकन ने भी जेम्स प्रथम द्वारा प्रतिपादित विचारों में अपनी सहमति प्रकट की है। सर रॉबर्ट फिल्मर ने 1680 ईस्वी में प्रकाशित अपनी कृति पैट्रियार्का में उल्लेख किया है कि राजतंत्र दैवीय तथा प्राकृतिक विधियों के अनुकूल है। इसी प्रकार फ्रांस में लुई चौदहवें ने भी दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया और बासे ने लुई चौदहवें की बात का यह कहकर समर्थन किया कि राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है। अब बात कर लेते हैं राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। तो पहली विशेषता है कि राज सत्ता ईश्वर द्वारा नियुक्त है। दूसरा है वंशानुगत अधिकार नहीं छोड़े जा सकते हैं। तीसरा है राजा केवल ईश्वर के ही प्रति जिम्मेदार है। और चौथा पॉइंट है कानूनी राजा के विरुद्ध विद्रोह पाप है। तो ये दैवीय सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं और इस सिद्धांत के पतन के कारणों पर नजर डालते हैं। इस सिद्धांत के पतन के प्रमुख कारण है सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का विकास, दूसरा है चर्च तथा राज्य का पृथक्करण, तीसरा है लोकतंत्र का विकास। जन जागरण के साथ साथ इस सिद्धांत का महत्व कम होता गया। अब राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की आलोचना निम्न बिंदुओं के आधार पर की जाती है। यह जनता के लिए सबसे बड़ा धोखा है। दूसरा, यह सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं बल्कि एक धार्मिक मान्यता या अंधविश्वास है जिसका आधार कल्पना है। अगला है इसकी सत्यता किसी ऐतिहासिक प्रमाण से सिद्ध नहीं होती है और यह सिद्धांत निरंकुशता को भी प्रोत्साहन देता है। अगला पॉइंट जिसके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है वह यह कि यह सिद्धांत आधुनिक राज्यों के संबंध में लागू नहीं होता है। और अंतिम पॉइंट है इसकी आलोचना की कि राज्य दैवीय उत्पत्ति की अपेक्षा स्वाभाविक संस्था है। इतनी आलोचनाओं के बाद भी राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के महत्व पर नजर डाल लेते हैं। पहला पॉइंट जो है वह इस बात को अवगत कराता है कि प्रारंभ में धर्म का राजनीति पर कितना प्रभाव था। दूसरा है आदिकाल में जब मनुष्य में संगठन का अभाव था तो उसके विवेक का प्रस्फुटन ना हो पाया। उस समय अराजकता की स्थिति को समाप्त करने में इसकी प्रमुख भूमिका रही होगी। अगला पॉइंट है यह मनुष्यों में राज्य के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव भी सिखाया। इसने राज्य को एक नैतिक संस्था बताया और लोगों में राज्य के कानूनों के पालन की भावना का विकास किया। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के बाद अब हम बात करते हैं शक्ति या बल का सिद्धांत, जिसे फोर्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। शक्ति सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का एक अन्य सिद्धांत है जो इस कहावत से काफी निकट है कि युद्ध राजा को उत्पन्न करता है। जेंक्स के अनुसार यह सिद्ध करने में लेस मात्र भी कठिनाई नहीं है कि समस्त राजनीतिक साम्राज्यों का मूल सफल युद्ध में है। वहीं लीकाक के अनुसार शक्ति सिद्धांत का अर्थ यह है कि राज्य युद्ध तथा संघर्ष का परिणाम है। राज्य का प्रारंभ मनुष्य द्वारा मनुष्य को पकड़ने तथा दास बनाने में देखा जा सकता है। वहीं वाल्टेयर महोदय कहते हैं कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। डेविड ह्यूम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली तथा प्रभावशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमाकर उन पर अधिकार लाद दिया होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो शक्ति के सिद्धांत का तात्पर्य है राज्य की उत्पत्ति शक्ति द्वारा हुई है और शक्ति ही राज्य का आधार है। राज्य शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ है और शक्ति के दम पर टिका हुआ है। प्रसिद्ध इतिहासकार टेरिटस के अनुसार
राज्य आक्रमण और बचाव की वह सार्वजनिक शक्ति है जिसका पहला कार्य है युद्ध और न्याय करना। वहीं बर्नहार्डी के अनुसार युद्ध सर्वोच्च महत्व की जैविक आवश्यकता है और शांति की चाह जीवन के प्रारंभिक सिद्धांत की ही विरोधी है। नीत्शे, हर्डर, हिटलर आदि इसी शक्ति के समर्थक थे। नीत्शे का नारा था विल टू पावर। वह कहता था कि शक्ति से सुसज्जित मानव को संसार की जनसामान्य भेड़ों को हाँकने का दैवीय अधिकार प्राप्त है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख विद्वान मार्गेनथाउ मानते हैं कि शक्ति राजनीति का एक आवश्यक तत्व है और शक्ति के लिए संघर्ष समय और स्थान की दृष्टि से अनुभव एक महत्वपूर्ण तथ्य है। फ्रांसीसी विद्वान मिशेल फूको भी शक्ति पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। शक्ति सिद्धांत प्राचीन यूनानी सोफिस्टों के समय से ही प्रचलित रहा है। थ्रेसिमेकस का कहना था कि शक्तिशाली का हित, दूसरे शब्दों में कहें कि जिसकी लाठी उसकी भैंसी, सही न्याय है। अब बात कर लेते हैं शक्ति के सिद्धांत की आलोचना के बारे में। तो शक्ति के सिद्धांत की आलोचना करते हुए गिलक्राइस्ट महोदय कहते हैं कि शक्ति सिद्धांत की भूल यह है कि वह उस वस्तु को सबसे अधिक महत्व देता है जो समाज के विकास में केवल एक तत्व नहीं है। वहीं सीले कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति के द्वारा ही नहीं हुई, यद्यपि विस्तार क्रम में निसंदेह शक्ति ने भाग लिया है। कांट महोदय कहते हैं कि चोर और लुटेरों की शक्ति को न्यायिक तथा सुसंगत नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार इन सभी प्रमुख विचारकों, चाहे गिलक्राइस्ट हो, चाहे सीले हो, कांट हो, इन सभी ने राज्य की उत्पत्ति के शक्ति के सिद्धांत के बारे में चर्चा की है। वहीं अब शक्ति के सिद्धांत की आलोचनाएं किन आधारों पर की जाती हैं उन पर नजर डालते हैं। पहला पॉइंट है, इस सिद्धांत में संतुलन का अभाव है। दूसरा, राज्यों का विस्तार केवल शक्ति द्वारा नहीं होता है। और तीसरा है, पाशविक शक्ति राज्य का स्थायी आधार हो ही नहीं सकती। चौथा है, राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। इस सिद्धांत में न्याय तथा अन्याय के अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह सिद्धांत निरंकुशता की ओर ले जाने वाला है और राज्य केवल शक्तिशाली के हितों की सुरक्षा मात्र नहीं है, अपितु राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले सभी नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित है। अगला पॉइंट है, यह सिद्धांत व्यक्ति के निम्न गुणों पर अधिक बल देता है और यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। तो राज्य की उत्पत्ति के शक्ति के सिद्धांत की प्रमुख बिंदुओं के आधार पर जो आलोचना की जाती है वो इस प्रकार हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अब बात आगे और देखते हैं राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की आलोचनाओं के बिंदु। और इस सिद्धांत का व्यवहारिक पक्ष अत्यंत भयानक है। योग्यतम ही जीवित रहेगा, यह मानव जाति के लिए श्रेयस्कर नहीं माना जा सकता है। अब बात कर लेते हैं राज्य की उत्पत्ति के पैतृक सिद्धांत की। तो राज्य की उत्पत्ति का पैतृक सिद्धांत अथवा पितृ प्रधान सिद्धांत यह मानकर चलता है कि राज्य का विकास परिवार से हुआ है। परिवार ही विकसित होते होते राज्य बन गया। राज्य परिवारों का समूह और परिवार अपने मुखिया, परिवार के सबसे बड़े पुरुष माता पिता के निर्देशन में चलते रहे। सर हेनरी मैन ने इस सिद्धांत का सबसे मुखर और सशक्त प्रतिपादन किया है। उसने अपनी पुस्तकों प्राचीन कानून यानी एंशिएंट लॉ तथा संस्थाओं का प्रारंभिक इतिहास यानी द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस में राज्य की उत्पत्ति के पैतृक सिद्धांत का तार्किक प्रतिपादन किया है। हेनरी मैन ने परिवार को मनुष्य की प्रथम इकाई माना है। इस प्रकार पितृसत्तात्मक सिद्धांत में तीन प्रमुख विशेषताएं मानी जा सकती हैं। पहली है, परिवार पुरुष प्रधान थे और पुरुषों के रक्त संबंध के आधार पर ही कबीलों का विकास हुआ। दूसरा है, विवाह एक स्थायी संस्था है, एक पुरुष एक ही विवाह करता था और उस स्त्री को जीवन भर अपना साथी मानता था। और तीसरा पॉइंट है, परिवार का मुखिया पुरुष ही होता था, सबसे बड़े पुरुष का आदेश ही अंतिम आदेश था। हेनरी मैन ने अपने तर्कों के समर्थन में प्राचीन हिंदू और यूनानी परिवारों का उल्लेख किया और उन्हें उपयुक्त तीनों विशेषताओं से भी युक्त माना। सर जेत्रजी फ्रेजर ने अपनी पुस्तक गोल्डन बॉग में इस सिद्धांत के साथ प्राकृतिक चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्होंने राज्य विकास का वर्णन करते समय बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों को दृष्टि से ओझल कर दिया है। पैतृक सिद्धांत के बाद बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति की मात्रक सिद्धांत के बारे में। मातृसत्तात्मक सिद्धांत पितृसत्तात्मक सिद्धांत के विपरीत परिवार का विकास मातृसत्तात्मक मानता है। यह सिद्धांत यद्यपि राज्य के विकास का कारण परिवार ही मानता है, किंतु परिवार में माता की सत्ता को प्रमुखता देता है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों विद्वानों में मैक्लेनान, मार्गेन, जैक्स, बेचोफेन और एंगल्स आदि प्रमुख हैं। इनके अनुसार यदि परिवार मातृसत्तात्मक थे, जहां बहुपति प्रथा प्रचलित थी तथा बच्चों के रक्त का निर्धारण माता से होता था, पिता से नहीं। स्त्री परिवार की मुख्य संचालिका होती थी और उसी के आधार पर बच्चे के परिवार का निर्धारण होता था। यह सिद्धांत राजनीतिक होने के बजाय सामाजिक अधिक है। अब बात कर लेते हैं पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक सिद्धांत में तुलना। तो एक तरफ देखेंगे पितृसत्तात्मक सिद्धांत और दूसरी तरफ देखेंगे मातृसत्तात्मक सिद्धांत।
तो प्रवर्तक सबसे पहले पितृसत्तात्मक सिद्धांत के हेनरी मैन है, मातृसत्तात्मक सिद्धांत के मैक्लेनान, मॉर्गन, जेंग्स और एंगल्स हैं। पितृसत्तात्मक प्रारंभिक परिवार का मुखिया पिता होता था और मातृसत्तात्मक में प्रारंभिक परिवार की प्रधान माता होती थी और इसमें स्थायी विवाह की व्यवस्था थी और मातृसत्तात्मक में अस्थायी विवाह की व्यवस्था थी। आगे देखते हैं, रक्त संबंध का निर्णय पिता के आधार पर होता था पितृसत्तात्मक में और मातृसत्तात्मक में रक्त संबंध का निश्चय माता के आधार पर होता था। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख उदाहरण प्राचीन भारत, एथेंस और प्राचीन रोम हैं, जबकि मातृसत्तात्मक सिद्धांत के उदाहरण ऑस्ट्रेलिया, मलाया और मालाबार हैं। और पितृसत्तात्मक परिवार से कुल, कुलों से कबीले, कबीलों से समाज तथा समाज से राज्य का निर्माण हुआ था, जबकि मातृसत्तात्मक सिद्धांत मानता है कि कबीला प्रारंभिक इकाई, कबीले के टूटने से कुल, कुलों के टूटने से परिवार और परिवारों से निर्माण हुआ किसका? राज्य का। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या संविदावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के विरोध स्वरूप किया गया था। सामाजिक समझौता सिद्धांत पूर्णतः कल्पना पर आश्रित सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति आदिमकालीन व्यक्तियों के बीच हुए समझौते या समझौतों का परिणाम है, अर्थात राज्य की उत्पत्ति आवश्यकता पीड़ित, संघर्षशील आदि लोगों के बीच हुए समझौते के परिणाम स्वरूप हुई। यह एक पुराना सिद्धांत है और महाभारत के शांति पर्व और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। प्राचीन यूनान में कुछ सोफिस्ट विचारक इस सिद्धांत के समर्थक थे। एपिक्यूरियंस राज्य को एक दूसरे को क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए एक समझौता मानते थे। ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार इजराइल में राजा डेविड का राज्य वहां के सब सभ्य लोगों और डेविड के बीच समझौते का परिणाम था और सिसरो ने कॉमनवेल्थ को जीवन की एक साझेदारी भी बताया था। किंतु इस सिद्धांत का व्यापक रूप 17वीं और 18वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। लैंग्वे की ग्राउंड्स एंड राइट्स अगेंस्ट टीरेंट्स, अल्थूजियस की सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स और मेरियाना की ऑन किंगशिप एंड एजुकेशन ऑफ ए किंग और साउरेज की ट्रीटीज ऑन लॉ एंड गॉड द लेजिस्लेटर और फेंडार्फ की ऑन लॉ ऑफ नेचर एंड द नेशंस और स्पिनोजा की थियोलॉजिकल पॉलिटिकल ट्रीटीज और हुकर की लॉज ऑफ एक्सेलेसियस्टिकल पॉलिटी में और ह्यूगो ग्रोशियस फ्यूफनडोर्फ ने किसी न किसी रूप में सामाजिक समझौते सिद्धांत को स्वीकार किया है। तो साथियों, अगर इतनी पुस्तकों के बारे में आप सभी लोग जान लें, इन सारी पुस्तकों में कहीं ना कहीं राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन आप सभी को देखने को मिलता है। किंतु इस सिद्धांत की सबसे विस्तृत व्याख्या हाब्स, लॉक और रूसो के चिंतन में देखने को मिलती है। सामाजिक समझौते की नैतिक आधार पर व्याख्या जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट और 20वीं सदी में जॉन रॉल्स के चिंतन में भी दिखाई पड़ती है। कांट ने मूल समझौता यानी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट और रॉल्स ने मूल स्थिति यानी ओरिजिनल पोजीशन की महत्वपूर्ण व्याख्या की है और डेविड गैथियर समकालीन समझौतावादी विचारक हैं। अब बात कर लेते हैं हाब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में। तो वैज्ञानिक भौतिकवाद, तो हाब्स के चिंतन में दो विशेष लक्षण दिखाई देते हैं। पहला है उसका गणितीय शैली, जिसके आधार पर उसने हर समस्या को प्रमेय कहा और उसका समाधान इस प्रकार किया कि जैसे गणित के प्रश्नों को हल किया जाए। और दूसरा, उसने भौतिक शास्त्र के नियमों के अनुरूप सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार के नियम निर्धारित किए। हाब्स की प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन में एक स्थान पर हाब्स ने लिखा है कि जिस प्रकार एक त्रिकोण दो समकोणों के बराबर होता है, उसी तरह समाज विज्ञान में भी निश्चित और वस्तुपरक निष्कर्ष निर्धारित किए जा सकते हैं। जैसे भौतिक जगत में यह माना जाता है कि पदार्थ भी भीतरी ऊर्जा के कारण स्वयं क्रियाशील होता है, इसलिए सारा भौतिक जगत अपने नियमों के अनुसार क्रियाशील रहता है। उसी प्रकार सामाजिक जीवन में भी क्रियाशीलता देखी जा सकती है, क्योंकि मनुष्य लालसाओं, वासनाओं, आकांक्षाओं के कारण चलता है। उसके मन में सत्ता के लिए जो भूख है वह कभी संतुष्ट नहीं होती, किंतु मनुष्य प्रतियोगिता की व्यवस्था चाहता है, जिसे स्थापित करने के लिए सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके खातिर वह अपने सारे अधिकारों का समर्पण कर देता है और फिर शांति स्थापित होने के बाद प्रतियोगिता में सफलता पाना और फिर सत्ता प्राप्त करना उसके अहम को शांत करता है। उसे इस सूत्र के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है कि शांति, सत्ता, अहम। सेवाइन ने हाब्स की इस पद्धति को निगमनात्मक पद्धति बतलाया है। अपने भौतिकवाद और गति विधान के आधार पर हाब्स ने यह सिद्ध किया कि मानव स्वभाव को स्वार्थी होना चाहिए। हाब्स ने मनुष्य के स्वभाव की जो विशेषताएं बताई हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है, मनुष्य तत्वतः शरीर है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जिसे हम मन कहते हैं वह एक सूक्ष्म पदार्थ है
और वह इतना सूक्ष्म है कि सूक्ष्मदर्शी जैसे यंत्रों की सहायता से भी हम उसे नहीं देख सकते। दूसरा है कि मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, उसे सदैव क्रियाशील रहना है और उसका कोई ऐसा अंतिम लक्ष्य नहीं है जहां पहुंचकर उसे करने के लिए कुछ ना रहे। तीसरा पॉइंट है, मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वह अच्छा कहता है और जिसे वह नापसंद करता है उसे वह बुरा कहता है। अगला पॉइंट है, जिस वस्तु से मनुष्य प्रेम करता है उसकी प्राप्ति से उसे हर्ष होता है और उसके खो जाने से उसे दुख होता है। हाब्स ने वैभव, ईर्ष्या, दया, नम्रता आदि भावनाओं के आधार पर मनुष्य की दो मूल प्रवृत्तियां इच्छा और अनिच्छा बताई हैं। अगला पॉइंट है, मनुष्य की मुख्य विशेषता यह है कि वह भविष्य में सुख की प्राप्ति के साधन के रूप में शक्ति प्राप्त करना चाहता है। अगला पॉइंट है, हाब्स के अनुसार जब हम मनुष्यों की समस्त मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों पर विचार करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने की मनुष्यों की योग्यता लगभग बराबर है। शारीरिक बल की कमी की पूर्ति बौद्धिक योग्यता कर देती है और बौद्धिक प्रखरता की कमी की पूर्ति शारीरिक बल कर देता है। सामर्थ्य की इस समानता से लक्ष्य की प्राप्ति की आशा की समानता उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है, मनुष्य की जो बुद्धि की शक्ति प्राप्त है उसके द्वारा उसे एक तथ्य की दूसरे तथ्य के ऊपर निर्भरता तथा परिणामों का ध्यान प्राप्त हो जाता है। यह ज्ञान साधारणतः अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। यह मनुष्य में अपने इच्छित पदार्थों की प्राप्ति का सबसे प्रभावी साधन है। अब बात करते हैं, हाब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था बताई है वो क्या है। हाब्स के अनुसार मानव स्वभाव के आसुरी लक्षणों के कारण प्राकृतिक अवस्था का चित्र भी बड़ा भयावह था। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था निरंतर संघर्ष और युद्ध की स्थिति है। सत्य ही सत्य है उसका दुनियादारी सिद्धांत होता है, मारकाट और अत्याचार का बोलबाला होता है। फलतः उसमें मानव जीवन का स्वरूप अन्यथा एकाकी, दीन, अपवित्र, पाशविक और क्षणभंगुर होता है। हाब्स ने इसे प्रकृति का राज्य कहा है। तो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत में जो हाब्स ने व्यक्ति के प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव का वर्णन किया है तो उसने बताया है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव का जीवन जो है एकाकी, दीन, अपवित्र, पाशविक और क्षणभंगुर होता है। और प्राकृतिक अवस्था को हाब्स ने प्रकृति के राज्य अर्थात ये स्टेट ऑफ नेचर की बात कही है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक कानून क्या हैं? तो हाब्स ने प्राकृतिक विधि के 3 सिद्धांत बताए हैं। पहला है प्राकृतिक कानून सामान्य नियम कानून है। दूसरा, जब तक मनुष्य सोचेगा कि वह चाहेगा सो होगा, युद्ध की स्थिति रहेगी। और तीसरा है स्वयं द्वारा किए गए अनुबंध अधिक सफल होते हैं। इसी आधार पर प्रकृति का पहला कानून यह है कि हर मनुष्य को शांति कायम करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, मनुष्य को दूसरों के साथ मिलकर अपने अधिकारों को छोड़ने को तत्पर रहना चाहिए। तृतीय, करार पूरे करने चाहिए। चौथा, भलाई के बदले भलाई करना चाहिए। संविदा का स्वरूप क्या था? तो हाब्स संविदा को ऐतिहासिक नहीं मानते। हाब्स के अनुसार यह संविदा शासक जनता में ना हो कर स्वयं लोगों में हुई तथा शासक नियुक्त करने के लिए हुई। यह करार इस प्रकार था, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार मैं अमुक व्यक्ति या अमुक समिति को सौंपता हूं, बशर्ते कि तुम भी अपना अधिकार उसे सौंपो, वह उसे अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दो। और इस प्रकार जब सब एक व्यक्ति के अंदर संगठित हो जाते हैं, जिसे हाब्स ने कॉमनवेल्थ कहा है और उसके शासक को उसने लेवियाथन नाम दिया है। राज्य एवं प्रभुसत्ता के बारे में हाब्स के क्या विचार हैं? तो शासक संविदा से उत्पन्न हुआ है जो कि उसका एक पक्ष है, अतः हाब्स उसे निरंकुश शक्ति प्रदान करता है जिसके विरुद्ध विद्रोह नहीं किया जा सकता। हाब्स के अनुसार प्रभुसत्ता निरंकुश, अविभाज्य, अदेय, असीम, सर्वव्यापक, अहस्तांतरणीय, पूर्व अनुबंधों से मुक्त, अनुत्तरदायी, स्थायी न्याय कानून का स्रोत है जिसका लोगों के विचारों व संपत्ति पर पूरा अधिकार है, क्योंकि उसकी प्रभुसत्ता का जन्म लोगों के बहुमत से हुआ है। और राज्य और व्यक्ति के बीच क्या संबंध बताया है हाब्स ने? तो हाब्स राज्य व्यक्ति की तृष्णा व पूर्ति का साधन है। वह कोई साध्य नहीं, किंतु उस साधन को वह निरंकुश सत्ता प्रदान करना अनिवार्य मानता है। व्यक्ति राज्य व्यवस्था का निर्माता है। हाब्स के अनुसार समझौते का उद्देश्य व्यवस्था स्थापित करना है। व्यवस्था प्रभुसत्ता की मांग करती है और प्रभुसत्ता कानून द्वारा अभिव्यक्त होती है और कानून पालन व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। हाब्स के अनुसार समझौते का उद्देश्य व्यवस्था स्थापित करना है। व्यवस्था प्रभुसत्ता की मांग करती है, प्रभुसत्ता कानून द्वारा अभिव्यक्त होती है और कानून पालन व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। अगला पॉइंट है, हाब्स के अनुसार अधिकार वैधानिक होते हैं। उसके मत में संप्रभुता के कानूनों का उल्लंघन 3 आधारों पर किया जा सकता है। कौन सा? यदि शासक व्यक्ति के जीवन पर हमला करे तो उसके पालन का आधार समाप्त हो जाएगा। दूसरा है, कुछ हालातों में वह सैनिक कार्रवाई से इनकार कर सकता है। अगला है, यदि शासक उसकी रक्षा करने में असमर्थ हो तो। अब बात कर लेते हैं जॉन लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में। साथियों, इन सभी को मैंने अब चैनल पे अलग अलग करके विस्तार पूर्वक हैंड रिटन नोट से भी आप सभी के लिए वीडियो अपलोड कर रखी है।
तो उसको भी जरूर विजिट करें, वहां से ढेर सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जॉन लॉक की प्रमुख रचनाएं हैं लेटर्स ऑन टॉलरेशन और एसेस कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। आप लॉक के अनुसार मानव स्वभाव के बारे में अगर बात करें तो मनुष्य विवेक व ईश्वर के बताए हुए न्याय का पुतला है। मनुष्य सहयोगी, सामाजिक, शांतिप्रिय, नैतिक, प्रेम, दया के पोषक स्वभाव से अच्छा प्राणी है। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था एवं व्यवस्था के बारे में क्या विचार हैं? तो लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सद्भावना, आपसी सहयोग, शांति, सुरक्षा की अवस्था थी, किंतु इसमें कुछ असुविधाएं थी और इसीलिए व्यक्तियों ने मिलकर के आपस में सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन सी असुविधाएं थी? एक, व्यवस्थित, निश्चित और प्रतिष्ठित विधान की कमी थी। दूसरा, निश्चित व निष्पक्ष न्यायाधीश का अभाव था। तीसरा, सही दंड को लागू करने और उसका समर्थन करने की शक्ति का ना होना। प्राकृतिक अधिकारों को सामाजिक जीवन में उतारने और लागू करने के लिए एक निष्पक्ष सत्ता की आवश्यकता होती है। इसे प्राप्त करने के लिए जनता को प्राकृतिक अवस्था का परित्याग करना पड़ता है। अतः जनता समझौते के द्वारा समाज व राज्य की स्थापना को तत्पर रहती है। अगला है संविदा का स्वरूप। जॉन लॉक की विचारधारा में दो समझौते पाए जाते हैं। पहला समझौता राज्य का आधार है और दूसरा सरकार का। इसमें लॉक के अनुसार सरकार व राज्य को सारी शक्तियां नहीं सौंपी गई, बल्कि अपने प्राकृतिक अधिकार अपने पास रखे गए हैं। अतः सरकार की शक्ति सहमत पर आधारित है और वह सीमित है। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक माना है और इनकी अवहेलना पर व्यक्ति राज्य के विरुद्ध विद्रोह भी कर सकता है। प्रभुसत्ता की प्रकृति क्या थी? तो लॉक के अनुसार व्यक्ति की आत्म सुरक्षा तथा उसके साधन, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण हुआ है। उसके मत में कार्यकारिणी की शक्ति विधायिका के अधीन होनी चाहिए। व्यक्ति और राज्य के बीच लॉक ने जो संबंध बताए हैं वो ये हैं कि लॉक व्यक्ति के अधिकारों को प्राकृतिक मानता है, राज्य प्रदत्त नहीं। इन अधिकारों की रक्षा ही राज्य के अस्तित्व का औचित्य है। अर्थात जॉन लॉक की कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के फलस्वरूप हुई है। अब तीसरे समझौतावादी विचारक रूसो के बारे में पढ़ते हैं और उनके सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। रूसो ने मानव स्वभाव के बारे में किन बिंदुओं पर चर्चा की उसको डिस्कस करते हैं। रूसो ने मनुष्य का चित्रण एक ऐसे तनावग्रस्त व्यक्ति के रूप में किया जिसका तनाव रहित अतीत एक तनाव मुक्त भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। इस तनावग्रस्त व्यक्ति की दो प्रवृत्तियां हैं, स्वार्थ और परमार्थ। इस तनाव में से चेतना का जन्म शुभ कर्म करना तो चाहती है, परंतु यह नहीं जानती कि शुभ कर्म क्या है। रूसो के अनुसार सभ्यता तथा विकास के साथ साथ मनुष्य की तनावग्रस्तता बढ़ती गई। इस प्रकार रूसो ने व्यक्ति के स्वभाव में हाब्स लॉक दोनों में वर्णित स्वभाव का मिश्रण कर दिया। यही हाब्स आपने देखा कि मानव स्वभाव के केवल बुरे पक्षों का वर्णन करता है, लॉक मानव स्वभाव के केवल अच्छे पक्षों का वर्णन करता है। लेकिन रूसो महोदय ने मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों पक्षों का वर्णन किया है और इस प्रकार कह सकते हैं कि हाब्स लॉक के जो मानव स्वभाव हैं उनका मिश्रण तैयार किया गया है रूसो के द्वारा। प्राकृतिक अवस्था में रूसो का मत है कि व्यक्ति सामान्य रूप से सुखी, स्वावलंबी व संतुष्ट था, जिसे उसने उदात्त वंचर यानी नोबल सॉवेज की संज्ञा दी है। किंतु सभ्यता के विकास तथा व्यक्तिगत संपत्ति से प्राकृतिक अवस्था की शांति भंग करके ऐसे सभ्य कहे जाने वाले समाज को जन्म दिया जिसमें मनुष्य की मानवता का दुश्मन, संपत्ति का भूखा व स्वार्थी घमंडी बना दिया। संविदा का स्वरूप क्या था? तो उपयुक्त प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के दो सुझाव रूसो बताते हैं। पहला है कि वह आदिम व्यवस्था दोबारा लाए अथवा दूसरा नए आधार पर समझौता लाए और शायद यही संभव है। समझौता व्यक्तियों के मध्य हुआ जिसमें सत्ता किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी समुदाय को नहीं सौंपी गई, बल्कि यह समाज के तमाम लोगों की सामान्य इच्छा को सौंपी गई। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता को सामूहिक स्वतंत्रता में बदल दिया। प्रभुसत्ता के बारे में रूसो के विचारों को देखते हैं तो इसने सामान्य इच्छा की संज्ञा दी जो हाब्स की प्रभुसत्ता की भांति है, अविभाज्य, अधेय, असीमित, सर्वव्यापी आदि है। रूसो के अनुसार सरकार सामान्य इच्छा द्वारा नियुक्त जनहित का साधन है। सामान्य इच्छा क्या है इसके बारे में मैंने आप सभी को विस्तार पूर्वक पढ़ाया है, जिसकी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है, आप सभी लोग वहां से देख सकते हैं। राज्य और व्यक्ति के बारे में रूसो का कहना है, रूसो के राज्य में सामान्य इच्छा को महत्ता दी गई जिसमें व्यक्तिगत इच्छा को तुच्छ माना गया है। सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की मुख्य रचना है। अब बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के बारे में। विकासवादी सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और यह सबसे मान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के विरोध स्वरूप हुआ है।
गार्नर के अनुसार राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न यह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते का निर्माण है और न परिवार का ही विस्तृत रूप है। राज्य केवल कोई कृत्रिम यांत्रिक निर्माण भी नहीं, यह तो ऐतिहासिक या क्रमिक विकास का परिणाम या संगठन है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अभी तक जितने दृष्टिकोण दिए गए वह कल्पना पर आधारित सिद्धांत हैं। 1859 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में अनेक तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इस सृष्टि के जैविक विकास यानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। प्रोफेसर मैक्सी के अनुसार डार्विन के विकासवादी सिद्धांत का प्रभाव शीघ्र राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में भी अनुभव किया गया। अब यह माना जाने लगा कि राज्य का ऐतिहासिक विकास हुआ है और इसी क्रम में राज्य की उत्पत्ति का यह ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत हमारे सामने है। इस सिद्धांत का तात्पर्य बताते हुए बर्गेस ने लिखा है कि राज्य इतिहास का निर्माण है, जिसका तात्पर्य यह है कि मानव समाज के क्रमिक एवं निरंतर विकास का परिणाम है, जो बहुत ही निकृष्ट कोटि की अपूर्णता से प्रारंभ होकर भद्दे लेकिन सतत उन्नतशील अभिव्यक्ति के रूपों से होता हुआ मनुष्य के पूर्ण और सार्वभौमिक संगठन की ओर बढ़ता रहा है। समनर एवं कैजनर ने ठीक ही लिखा है, यह कहना कि राज्य किस समय सबसे पहले दिखाई दिया उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार यह कहना कि कब नैतिक नियम कानून बने या बच्चा कब युवक कब एक प्रौढ़ बना। लेखक के अनुसार राज्य का उद्गम एक क्रमिक विकास के आधार पर हुआ है। इसका इतिहास मानव जाति के ज्ञात तथा अज्ञात काल तक फैला हुआ है। वहीं राज्य के विकास में निम्नलिखित कारकों ने समय समय पर योगदान दिया है। इस बात पर भी लगभग सभी विचारक सहमत हैं। तो राज्य के विकासवादी सिद्धांत में किन कारकों ने सहयोग किया है? तो पहला है सामाजिक प्रेरणा, दूसरा है रक्त संबंध, तीसरा है धर्म, चौथा है शक्ति, पांचवा है आर्थिक गतिविधियां और छठा है राजनीतिक चेतना। सामाजिक प्रेरणा। राज्य के विकास में संभवतः सर्वाधिक महत्व का तत्व सामाजिक प्रेरणा है। राज्य मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति का ही परिणाम है। रक्त संबंध के बारे में सर हेनरी मैन ने कहा है कि समाज के प्राचीनतम इतिहासों की खोजों से यह निष्कर्ष निकलता है कि समूहों की एकता के सूत्र में प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध था। मैकाइवर के अनुसार रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज अंत में राज्यों को जन्म देता है। वहीं गेटल के अनुसार रक्त के संबंध के बंधन से परस्पर अधीनता एवं एकता के भाव प्रबल हुए, जो राजनीतिक जीवन के लिए अनिवार्य है। धर्म के बारे में गेटल ने लिखा है, गेटल ने तो रक्त संबंध तथा धर्म को एक ही वस्तु के दो रूप बताया है तथा समूह की एकता एवं एकता की पृष्ठभूमि में धार्मिक स्वीकृति को स्वीकार किया है। गिलक्राइस्ट के अनुसार परिवार उतना ही धार्मिक संघ था जितना प्राकृतिक संघ। विल्सन ने रक्त संबंध को धर्म का ही एक रूप बताया है। धर्म को वह रक्त संबंध तथा उसकी एकता का प्रतीक मानता है। शक्ति के बारे में फ्रांज न्यूमैन ने लिखा है, इतिहास में कोई भी समाज राजनीतिक शक्ति के बिना नहीं रहा है। या उदारवाद के संबंध में, मुक्त राज्य के संबंध में भी उतना ही सही है जितना कि हस्तक्षेपकारी राज्य के संबंध में। जैक्स के अनुसार जनसामान्य या राजनीतिक समाज का परिवर्तन शांतिपूर्वक उपायों से नहीं हुआ, या परिवर्तन युद्ध द्वारा ही हुआ है। वहीं मैकाइवर कहते हैं, शक्ति को राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र आधार न मानते हुए यह भी स्वीकार करते हैं कि राज्य का उदय शक्ति के द्वारा नहीं हुआ, तथापि शक्ति ने राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भाग लिया। आर्थिक गतिविधियों के बारे में कार्ल मार्क्स का यह कथन काफी हद तक सही है कि मानव जाति का इतिहास आर्थिक गतिविधियों का इतिहास है और मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर प्रारंभिक समाजों को तीन प्रकार के क्रमशः विकास में रखा जा सकता है। पहला शिकारी अवस्था, दूसरा पशुपालन अवस्था और तीसरी है कृषि युग। और राजनीतिक चेतना के बारे में गिलक्राइस्ट महोदय लिखते हैं कि राजनीतिक चेतना को राज्य के विकास के समस्त तत्वों में सर्वोत्तम तत्व माना है। तो राजनीतिक चेतना को राज्य के विकास के समस्त तत्वों में सर्वोत्तम तत्व किसने माना है? तो वो गिलक्राइस्ट महोदय ने माना है। अब राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके प्रतिपादक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मार्क्सवाद का विचार समाज के वर्ग विभाजन के साथ जुड़ा हुआ है। यद्यपि मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति पर कोई विशिष्ट विचार प्रस्तुत नहीं किया है, किंतु उसके साथ ही एंजल्स ने अपनी कृति द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, जो 1870 में आई, उसमें इसका उल्लेख किया है कि इसी प्रकार लेनिन ने भी स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, जो 1903 में आई, उसमें भी राज्य की उत्पत्ति एवं बिलों पर विचार प्रकट किए हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत यह मानता है कि राज्य की उत्पत्ति आर्थिक विकास की ऐसी अवस्था है में हुई जब समाज वर्ग विभाजित हो गया। राज्य वर्ग आधिपत्य का यंत्र है। राज्य को एक वर्ग का शोषण करने वाला यंत्र मानते हुए मार्क्सवाद ने वर्गविहीन समाज की स्थापना की और राज्य के विलोप का क्रांतिकारी सिद्धांत भी दिया और कहा कि राज्य एक दिन विलुप्त हो जाएगा। तो राज्य की विलुप्तीकरण का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो साथियों, ये था एग्जाम टाइम सीरीज का दूसरा वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने आप सभी के साथ राज्य की उत्पत्ति
से जुड़े हुए सभी सिद्धांतों के रिवीजन नोट्स की क्लास को क्लियर किया है, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी उपयोगी साबित होने वाली है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट और नई टॉपिक की वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ।